हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी बैंकिंग। आज है 3 अप्रैल। आज हम करंट अफेयर्स वापस पढ़ाई करेंगे। एज़ यूजुअल करंट अफेयर्स मिस नहीं करना है। एग्ज़ाम का वेट मत करिए, आप करंट अफेयर्स करते रहिए। देखो, ये 1 घंटे का या फिर मिनिमम मैं 45 मिनट्स का बनाती हूँ, उससे भी कम मैं ट्राई करती हूँ। आप 2x के स्पीड में देखिए, 1.5 के स्पीड में देखिए, जल्दी कवर हो जाएगा। तो दिन में आई डोंट थिंक सो कि आपको आधा घंटा भी आप नहीं निकाल पाओगे करंट अफेयर्स के लिए। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज है 3 अप्रैल। मैंने आपको बताया था हम कैसे पढ़ाई करेंगे। हम पहले नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू पढ़ेंगे, फिर मैंने इमेज बनाया है वही करंट अफेयर्स का, सो दैट आप वो इमेज एज अ फ़ोटो अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है। फिर हम उस पर 3 MCQ सॉल्व करेंगे। 3 MCQ सॉल्व करोगे तो वो करंट अफेयर्स आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा। ठीक है, चलो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ क्या है? सबसे पहले न्यूज़ है, इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करने के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ठीक है, अभी वो उन्होंने खुद से खुद अकेले नहीं किया है, उन्होंने किसी के साथ कोलैबोरेट किया है। तो उन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया? तो वो है UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस। अब ये UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस है ना, वो पूरे कंट्रीज़ का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का चेक करता है और हेल्प भी करता है। ठीक है, और ये इंडिया में किसके साथ पार्टनरशिप किया था? तो वो था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मतलब एक मिनिस्ट्री है जो स्टैटिस्टिक निकालती है, मतलब स्टैटिस्टिक मतलब जनसंख्या या फिर होता है कि क्या चल रहा है, मतलब वो नंबर्स निकालती है कंट्री का। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मतलब जो भी हम प्रोग्राम लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये जो मिनिस्ट्री है उन्होंने पार्टनरशिप किया है UN रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस के साथ। ठीक है, अब ये पूछोगे आपने क्यों किया है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो UN और सारे कंट्रीज़ मिलके कह रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं या नहीं, उसको चेक करने के लिए इन्होंने डैशबोर्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ताकि वो प्रॉपर फॉलो अप ले सके। ठीक है, और ये डायरेक्टली अलाइंड है इंडियाज़ नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। मतलब जाहिर सी बात है, इंडिया कैसे सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट में साथ दे रहा है सबका, वो उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, अभी इसमें 2 चीज़ें मेन आ जाती है। ये है, पहला है एडवांस रिलीज़ कैलेंडर। एडवांस रिलीज़ कैलेंडर क्या है? देखो, जो भी टाइमलाइन है, शेड्यूल है कि मतलब ये तारीख तक ये होगा, ये तारीख तक वो, मतलब जो भी आगे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट होंगे वो कौन चेक करेगा? वो एडवांस रिलीज़ कैलेंडर चेक करेगा। ठीक है, और फिर ई संख्या ये की पोर्टल है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब ओवरऑल चेक करेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे, हाँ ये रहा। ठीक है, अभी है ये ई संख्या की पोर्टल टाइम सीरीज मैक्रो इकोनॉमिक के लिए, और कैलेंडर। ये कैलेंडर से क्या होगा? कैलेंडर से टाइमली डेटा अपडेट होते रहेगा। जैसे कि जन धन योजना कैसे चल रहा है, टाइमली मतलब कितने लोग उसमें ऐड हो रहे हैं, घट रहे हैं, दूसरी पॉलिसीज़ में क्या चल रहा है वो। ठीक है, चलो अभी हम इमेज के थ्रू देख लेंगे। ठीक है, अभी है, जैसे कि रिवाइज़ कर लेते फटाफट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स भी दिया है निमोनिक्स, जिससे आप है ना ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे। सम में क्या आएगा? SDG है, नेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, NIF के थ्रू, जो हमारे इंडिया का फ्रेमवर्क है, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क। और उन्होंने कोलैबोरेट किया है किसके साथ? यूनाइटेड नेशंस के कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और ये लीड कौन कर रहा है, मतलब किसके अंडर ये हुआ है? तो वो हो जाएगा हमारा स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये हमारा शॉर्ट नोट्स है कि इनिशिएटिव क्या है? ये ई संख्या की पोर्टल है जहाँ पे टाइम सीरीज डेटा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होंगे, और एडवांस रिलीज कैलेंडर है, जाहिर सी बात है हर तारीख को क्या चल रहा है वो अपडेट होगा। तो इसमें आएगा टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट स्टैटिस्टिक डेटा। अभी ये एविडेंस बेस्ड है, जाहिर सी बात है ऑन टाइम चल रहा है सब। अभी आजकल ऑनलाइन तो सभी आपको अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे हैं, ये जो भी है इमेज, या आप प्रॉपरली इसको स्टडी करिए। आप इसको 2 बार PDF को रेफ़र करेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। चलो अभी MCQs की तरफ हम बढ़ेंगे। सबसे पहला MCQs है, इंडिया का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड वो डेवलप किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन कोलैबोरेशन। किसके साथ कोलैबोरेट करके, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके बनाया था? तो मैंने अभी यहाँ पे भी लिखा ही हुआ है,
यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, बट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये है यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस, ठीक है। इसके साथ सी इज़ द आंसर, इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डैशबोर्ड अलाइंस विथ विच फ्रेमवर्क, कौन से फ्रेमवर्क के साथ वो अलाइन हो रहा है, जल्दी बताइए। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन हो रहा है, बी इज़ द आंसर, ठीक है। और किसके साथ, नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ। ओके चलो नेक्स्ट है थर्ड, विच इनिशिएटिव प्रोवाइड्स टाइम सीरीज डेटा ऑन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, कौन सा इनिशिएटिव है जो टाइम सीरीज डेटा को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हो देता है, ठीक है। तो अभी इसमें कंफ्यूजिंग है, आप सोच के बताइए क्या आंसर आएगा। एडवांस रिलीज कैलेंडर ये आएगा, बताओ जल्दी बताओ। नहीं, ये नहीं आएगा, इसमें सिर्फ टाइमली आपको डेटा अपडेट होगा, ठीक है। इसमें आपको मैक्रो इकोनॉमिक का इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर डिजिटल इंडिया पोर्टल, डिजिटल इंडिया पोर्टल में वो दूसरा है, उसका जो फादर ऑर्गेनाइजेशन है वो दूसरी है, और ये प्रोडक्ट सारे डिजिटल कम्युनिटी को उसके साथ जुड़े हुए हैं। प्रगति पोर्टल है वो लर्निंग पोर्टल है, मतलब जहाँ पे आपको दक्ष और प्रगति वो सारे लर्निंग पोर्टल्स आ गए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ई संख्या की पोर्टल। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा में हमेशा याद रखिए कि ई संख्या के पोर्टल आएगा, ठीक है। अभी पूरा करंट अफेयर आपको, आई एम श्योर आपको वो पूरा याद रह गया होगा। नेक्स्ट हम जाएंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ है भवसागर इंडिया फर्स्ट डीप सी रिपोजिटरी, ठीक है। तो ये किसने ये कहाँ से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है वापस हम रिपीट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भवसागर CMLRE कोची को फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी ऑफ डीप सी फौना का टैग दिया है, ठीक है। जहाँ पे भी मैंने कहा है आपको फर्स्ट आएगा, फर्स्ट हमेशा हमेशा आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे भी फर्स्ट रहेगा आपको एनी हाउ कहीं पे भी नोट करके इसको अगेन एंड अगेन रिपीट एंड रिपीट पे याद करना है, ठीक है। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भवसागरा नाम दिया है किसको, अब बताइए आप। CMLRE का फुल फॉर्म क्या है, तो CMLR का फुल फॉर्म है सेंटर ऑफ मराइन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी, मतलब जो समुद्री जीव है उन पे रिसर्च करना है, उन पे जो रिसर्च होती है, मतलब कौन से न्यू जानवर है, उनको कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको पता ही है मतलब समुद्र कितना बड़ा है, उसमें जो भी चीज़ें आ गई वो सभी। तो अभी ये अलग क्यों है, क्योंकि उन्होंने डीप सी फौना, डीप सी मतलब एकदम गहराई के, जहाँ पे एकदम गहराइयों में जो चीज़ें जो जानवर है उन पे रिसर्च का ये फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी है, ठीक है। और इसको ये अथॉरिटी है किसने दिया है, वो है सेक्शन 39 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। ये किसके अंडर आ गया है, ये सेक्शन 39 के अंडर आया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। अभी स्टोरेज करेंगे, मतलब इसका जो बायोलॉजिकल सैंपल है, स्पेसिमेन है, DNA है, वो सब हम लोग स्टोर करके उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कोई भी न्यूली डिस्कवर्ड डीप सी स्पीसीज़ पे उन लोग टारगेट करेंगे, ठीक है। और ये ग्लोबली ये इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, ग्लोबली ये इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि 2021 में UN डेकेड ऑफ ओशन साइंस में उसका जो पॉलिसी है उसको ये सपोर्ट करता है थ्रू टैक्सोनॉमी ट्रेनिंग, मतलब यहाँ पे UN के इधर से द्वारा टैक्सोनॉमी ट्रेनिंग की सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इमेज के थ्रू हम पढ़ लेते हैं। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में उसको एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, ठीक है। चलो अभी वापस पढ़ते हैं। अब ठीक है, ओके। सो हाँ, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज उन्होंने भवसागरा फर्स्ट नेशनल रिपोजिटरी फॉर डीप सी फौना रिलीज़ किया। कहाँ पे, केरला कोची में। CMLERE इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर ऑफ मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी। रिपीट करिए, सेंटर फॉर मरीन लिविंग एंड रिसोर्स एंड इकोलॉजी, ठीक है। ये फर्स्ट डीप सी है अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। अभी यहाँ पे ये सेक्शन, ये मैंने अभी बताया ये सेक्शन है, ठीक है।
और यहाँ पे आपको याद कैसे रहेगा, वो याद रहेगा आपको कोची डीप सी के नाम से, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको हमेशा जहाँ पे भी आपको डीप सी स्पीसीज़ बोलेंगे तो आपको हमेशा भवसागर ही टिक करके आना, बिकॉज वही एकलौता है और फर्स्ट है, जाहिर सी बात है, ठीक है। चलो अभी एमसीक्यूज हम करेंगे। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी। ठीक है, तो पहला तो एमसीक्यूज आपने देख ही लिया होगा, पर ठीक है हम पढ़ते हैं। वेयर इज़ द भवसागर रेफरल सेंटर लोकेटेड। और एक बात, इसका नाम क्या था, जो सेंटर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भवसागर रेफरल सेंटर, ठीक है। कहाँ पे है, जाहिर सी बात है वो कोच्चि में, ठीक है। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं तो आपको अभी तक आपको याद रह गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट भवसागर बीन डिजिग्नेटेड एज ए नेशनल रिपोजिटरी। बताओ, अभी मैं इमेज में भी और टेक्स्ट में भी हमने देखा था कौन सा एक्ट है वो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। आंसर इज सी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ठीक है। ठीक है, थर्ड है, विच इंटरनेशनल इनिशिएटिव डज द कैपेसिटी बिल्डिंग एट भावसागर अलाइन विथ। कौन सा इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, बताओ। मैंने आपको बताया था कि 2021 से 2030 में यूएन का एक डेकेड मतलब 10 सालों का ये रिसर्च है जो हम ग्लोबली ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो आंसर ए इज़ द आंसर, ठीक है। और अभी ये बताओ, पेरिस एग्रीमेंट क्या है। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट का जो पॉलिसीज है उस पे काम करता है, ठीक है। और ये रामसर कन्वेंशन है, वो वेटलैंड्स जो है उसको चेकिंग करता है, उसकी पॉलिसीज़ बनाता है। और ये नागोया पोर्टल है। बताओ नागोया पोर्टल क्या है। नागोया पोर्टल जेनेटिक रिसर्च में काम करता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्लियर हो गए कि क्या करता है। बाकी सब आप इसमें तो देख ही सकते हो। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहा है। वाइल्ड लाइफ है, वो जानवरों को प्रोटेक्ट कर रहा है। फॉरेस्ट कन्वर्जन है, वो जाहिर सी बात है हमारे जंगलों को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन से भी पढ़ाई करना है, ठीक है। सो आंसर ए इज़ दी आंसर, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट करंट अफेयर्स, सिम्बाइडिंग डेडलाइन एक्सटेंशन, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है जो हमारा जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, उन्होंने जो सिम बाइंडिंग है उसको OTT प्लेटफॉर्म्स को उसको एक्सटेंड किया है ताकि जो भी साइबर क्राइम्स है वो उनसे लोग बच सके। जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म्स है उसको 31 दिसंबर 2026 तक एक्सटेंड किया है। और ये कौन से फ्रेमवर्क के अंडर किया है, ये फ्रेमवर्क किया है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर ही किया है। और ये रिप्लेस किया है, याद रखना, ये रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, 1985 टेलीग्राफ एक्ट को, ठीक है। अभी इससे क्या होगा, चेंज क्या है इसमें चेंज ये है कि जो 6 घंटे में लॉग आउट हो जाता था और उससे रिस्क बेस्ड अप्रोच हो जाता था, ठीक है, इनकन्वीनियंस हो जाता था, तो वो इससे बच जाएंगे, ठीक है। साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट, वो सारे OTT ऐप से लिंक होते थे टू एन एक्टिव सिम, तो उससे हम बच जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये चेंज किया गया है और इसका डेडलाइन बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अंडर एक्सटेंड सिम बाइंडिंग डेडलाइन फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। और ये किसके अंडर था, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। ये डिसीजन कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था, ठीक है। वो तो आप याद रख सकते हो, याद रखना है, ठीक है। अभी हम पहले की टाइमलाइन देख लेते हैं। 28 नवंबर 2025 को 90 डेज़ का कंप्लायंस इशू किया था, ठीक है। फिर 1 मार्च को ये इफ़ेक्ट में आया कि हाँ ठीक है ये सही है, हम करते। और फिर 1 मार्च के बाद 31 दिसंबर 2026 को ये डेडलाइन किया है जो हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये साल पूरा ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी पुराना रूल क्या था, 6 घंटे में ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया था, पर अभी ये नहीं होगा, ठीक है। और ये क्यों कर रहे, क्योंकि जब भी टर्मिनेट हो जाता था तो ये फ्रॉड केसेस में और ये इनकन्वीनियंस हो जाता था, ठीक है। और लीगल फ्रेमवर्क, सिम बाइंडिंग, ये ऑब्जेक्टिव्स है इसके, ठीक है। चलो MCQs करते हैं अभी। कौन सा विच एक्ट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर न्यू सिम बाइंडिंग डायरेक्टिव्स। कौन सा एक्ट था, बताओ जल्दी, कौन सा एक्ट था, बताओ जल्दी। मेरे को लगता है यहाँ पे टाइमर रखना पड़ेगा, सो उससे बेटर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2003,
ठीक है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। आंसर बी। व्हाट इज़ द रिवाइज डेडलाइन फॉर OTT प्लेटफॉर्म टू इम्प्लीमेंट सिन बाइडिंग? कौन सा डेडलाइन है? मैंने कहा था ये साल, मतलब 31 दिसंबर 2026। सी इज़ द आंसर, सी, नॉट 25, 26, 2026, ठीक है, सी इज़ द आंसर। अंडर द अपडेटेड पॉलिसी व्हेन विल अ यूज़र सेशन बी टर्मिनेटेड? अपडेटेड पॉलिसी के अंडर यूज़र का जो सेशन है वो कब टर्मिनेट होगा? तो बताओ। और हाँ, ये जो ए है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, ये मैंने अभी देखा तो मुझे अभी याद आया। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस किया है टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, ठीक है, ये याद रखना आप। और IT और TRAI एक्ट है ना, वो भी IT के ही एक्ट है, समझ रहे हो, डिजिटल के ही एक्ट है, बट ये जो है वो अलग सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, ये इसके अंडर नहीं आएगा, सिम बाइंडिंग के अंदर नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप। और ये जो 1 मार्च है, ये ओरिजिनली ये डेडलाइन थी, ठीक है, जो अभी रिवाइज़ करके 31 मार्च किया है ना, उससे पहले 1 मार्च डेडलाइन थी, बट अभी ये 2026 की है, ठीक है। हाँ, तो चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। अपडेटेड पॉलिसी व्हेन द यूज़र सेशन विल बी टर्मिनेटेड, कब होगा? एवरी 6 आवर नहीं, पहले ये था, ओल्ड रूल था कि जो 6 घंटे में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था, ठीक है। और आफ्टर 90 डेज ऑफ यूज़, 90 डेज ऑफ यूज़ ये था नहीं, ये पहले था, जब पहले जो कंप्लायंस किया था 90 डेज़ में, उसमें ये किया गया था, ठीक है। व्हेन द ऐप इज़ क्लोज, डी नहीं, ये तो नॉर्मल है ना, जब हम ऐप खुद से बंद करते हैं वो तो ऐप का ही फीचर है, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट द आंसर। ओनली अ सस्पेक्टेड फ्रॉडेंट केस, जब सस्पेक्टेड फ्रॉड केस होगा तभी ही ये सेशन बंद होगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर आंसर क्या है? सी इज़ द आंसर। चलो अभी नेक्स्ट करंट अफेयर्स। इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट। इंडियाज़ फर्स्ट कोल टू अमोनियम नाइट्रेट मतलब इंडिया का पहला कोयले से अमोनियम नाइट्रेट का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जहाँ पे भी फर्स्ट आता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पार्टनरशिप क्या है? ICRTC रेल कनेक्ट का मुझे नोटिफिकेशन आ रहा है, आई एम सो सॉरी। चलो पार्टनरशिप किसके बीच में पार्टनरशिप हुआ है? BCGCL, BCGCL बताओ इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? इसका फुल फॉर्म रहेगा भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। देखो मैं मैं ये सब शॉर्ट में क्यों लिखती हूँ, क्योंकि देखो ये जो सारे फुल फॉर्म है ना, ये बेसिक है, ये आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। और रोज़ आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो इंग्लिश के पेपर के लिए, तो आपको ये सारे फुल फॉर्म आते ही है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये फुल फॉर्म ऑलरेडी याद होने चाहिए, बिकॉज मैं तो आपको बताती हूँ लिख के यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो इट्स अ नीड, बिकॉज ये बिना मतलब का, एक तो ये टेक्स्ट बहुत बड़े हो जाएंगे, और आई थिंक सो इतना तो बेसिक आपको याद हो ही जाना चाहिए। अभी करंट अफेयर्स का आप पढ़ाई कर रहे हो तो, और बाकी मैं तो हूँ ही, मैं आपको रिपीट कर करके बता दूँगी। और फिर भी अगर आपको नोट्स में चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। चलो तो फिर BCGCL इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? इसका फुल फॉर्म रहेगा भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, किसके साथ किया है? MCL, अ कोल इंडियन सब्सिडरी, वो है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। उन्होंने दोनों ने एग्रीमेंट किया है। और ये कहाँ पे प्रोजेक्ट सेटअप होगा? प्रोजेक्ट सेटअप होगा लखनपुर उड़ीसा में, याद रखना ये होगा लखनपुर उड़ीसा में ये स्थापित होगा, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है? ये 2000 टन पर डे अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, विच इज़ वेरी लार्ज, मतलब समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट 2000 टन पर डे अमोनियम नाइट्रेट करेगा। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होगी? टेक्नोलॉजी यूज़ होगी जो इंडिया की टेक्नोलॉजी होगा, जो डेवलप हुआ रहेगा भेल से, ठीक है। भेल कंपनी से ये लॉन्च बनाया जाएगा। और इसका एस्टिमेट कॉस्ट है 25,000 करोड़। ये पूरा प्रोजेक्ट 25,000 करोड़ के बजट में बनाया जाएगा, जिसमें 1,350 करोड़ सपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा सपोर्ट किया गया होगा। और एग्जीक्यूशन जब ये लॉन्च हो रहा था तो ये
जो EPC है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, उसका पैकेज अवार्ड मिला था बेल को एंड L&T को। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं इमेज के थ्रू, आपको ज़्यादा बेटर फिर रिटेन होगा। चलो, तो ये है साइनिंग सेरेमनी था, लैंड लीज एग्रीमेंट। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? ठीक है, ये BCGCL एंड MCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, और BCGCL, बार बार रिपीट कर रही हूँ, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। रिपीट करो, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, उन्होंने साइनिंग सेरेमनी थी, मतलब जो ज़मीन का जो फिक्स होता है, मतलब कि हाँ ये ज़मीन पे लखनपुर की यहाँ पे ज़मीन पे हम करेंगे, वो उसका साइनिंग था, मतलब अब प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो उसके लिए वो दोनों पार्टीज़ मिले थे एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म मिल जाएगा, जाहिर सी बात है। कौन कौन अवेलेबल था वहाँ पे? किशन रेड्डी मिनिस्ट्री ऑफ कोल से गए थे, एंड विक्रम देवदत्त जो मिनिस्ट्री सेक्रेटरी थे, यूनियन मिनिस्टर और सेक्रेटरी गए थे। ठीक है, अभी की प्रोजेक्ट फीचर्स क्या है यहाँ पे देखो, 2000 टन पर डे इसका टर्नओवर रहेगा, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और 1350 मिनिस्ट्री ऑफ कोल देगा। कहाँ पे प्रोजेक्ट बनेगा? लखनपुर उड़ीसा में। और ये किसको अवार्ड मिले? बेल और L&T को। ठीक है, बेल टेक्स द फर्स्ट हाफ, ठीक है, एंड द सेकेंड हाफ। ओके ओके, फिर OMG मैंने एज इन थोड़ा निमोनिक रखा है, बिकॉज ओ माई गॉड ऐसा आपको याद रहेगा। तो ओडिशा, OMG मतलब ओडिशा में प्रोजेक्ट बनेगा। MCL, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, गैसिफिकेशन आपको याद आ जाएगा BCGCL से। ओके, 222 का पावर कैसे रहेगा? 2000 का टर्नओवर रहेगा पर डे, 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा, और दो मेन जो है इंजीनियर प्रोक्योरमेंट और C विच इज़ कंस्ट्रक्शन, वो होगा पार्टनर्स, वो है बेल एंड L&T। ठीक है, चलो ये हो गया। चलो वापस अभी MCQs पे आते हैं जल्दी से। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट बीन सेटअप? कहाँ पे सेटअप हो रहा है? जाहिर सी बात है उड़ीसा, लखनपुर उड़ीसा। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ दिस प्रोजेक्ट? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करता है इंडिजिनस गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट किसने किया था? ये एक प्रोजेक्ट करवा रहा है बेल के द्वारा ये हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी। एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है 25,000 करोड़। 1350 कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ कोल करेगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। ठीक है, IRDAI ने अप्रूव किया है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम फ्रेमवर्क को। ठीक है, मतलब अभी जब भी कोई भी अकाउंट करेगा टैली, तो उनको स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। कब से करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, यहाँ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वापस रिपीट करती हूँ, IRDAI। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रिपीट करते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसने अप्रूव किया है कि अभी से जब भी टैक्सेशन होगा सबमिट, वो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के अंडर ही, स्टैंडर्ड्स के अंदर ही ये होगा। और यह सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई एक ही फील्ड, सारे जनरल, स्टैंडर्ड लोन, हेल्थ, री इंश्योरेंस सब इसमें कवर होगा। पैरेलल रिपोर्टिंग होगा हर 2 साल में। ठीक है, जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप राजय कुमार सिन्हा वो इसमें चेयर करेंगे, वो इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, चलो इसमें हम रिवाइज कर लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने इंड AS फ्रेमवर्क को इंश्योरेंस के लिए अप्रूव किया है। ठीक है, मार्च 2026 में 135 मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये अप्रूव हुआ। ठीक है, कब से अप्रूव होगा? 1 अप्रैल 2026 से होगा। कौन इसमें चेयरमैन है? वो है राजय कुमार सिन्हा। ठीक है, पैरेलल रिपोर्टिंग हर 2 साल में होगा और हर एक फील्ड का कवर होगा इंश्योरेंस का। एक्सपर्ट ग्रुप टाइमलाइन वो भी 2 साल के लिए ही रहेगा, 2/2/26। तो ये कैसे होगा? 2 साल पैरेलल रिपोर्टिंग होगा, 2 साल एक्सपर्ट ग्रुप टर्म होगा, और 1 अप्रैल से ये स्टार्ट होगा। चलो MCQs करते हैं। व्हेन विल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंड AS
फॉर इंश्योरेंस बिकम इफेक्टिव। आपको लगता है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में वो बात कर रही हूँ क्या? अगर आपको ऐसा लगता है ना तो भी आप बता दीजिएगा, ठीक है ना? तो फिर मेरे को थोड़ा ध्यान में आएगा, बिकॉज ये सब मेरे लिए बहुत न्यू है। तो आप कुछ मतलब आप अपना रिव्यू देते रहना, सो मैं बेटर कर पाऊँ, ठीक है? चलो अभी पढ़ाई करते पहले। व्हेन विल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन एएस फॉर इंश्योरेंस बिकम इफेक्टिव? कब से इफेक्टिव होगा, कब से होगा बताओ? बताओ, यहीं पे आंसर हो गया है। कुछ करना पड़ेगा मुझे, ये आंसर ऊपर ना दिखे उसका, ठीक है? सी इज़ द आंसर, ओके। फॉर हाउ मैनी ईयर्स इज़ द पैरेलल रिपोर्टिंग मैंडेट? कितने सालों तक पैरेलल रिपोर्टिंग मैंडेट है? जाहिर सी बात है 2 साल तक। दो एक्सपर्ट ग्रुप टर्म्स के लिए, 2 पैरेलल रिपोर्टिंग के लिए। बी इज़ द आंसर। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप इंडिया? कौन चेयरमैन है? रजय कुमार सिन्हा, अभी हमने देखा था ऊपर, ठीक है? बी इज़ द आंसर। चलो, CMS COP 15 कंक्लूडेड सक्सेसफुली इन ब्राज़ील। देखो ये मतलब एक तरीके से शॉर्ट टाइप न्यूज़ है, इसलिए मैंने इसका टेक्स्ट नहीं रखा है, सिर्फ न्यूज़ रखा है, इमेज रखा है, उससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो थीम है कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी है अगले 3 साल तक, मतलब अगले 3 साल तक ब्राज़ील के पास ये COP 15 का प्रेसिडेंसी रहेगा। नेक्स्ट कौन है? 2029 में जर्मनी रहेगा, और उसी टाइम पे 50th एनिवर्सरी होगा CMS का, ठीक है? और अभी न्यूज़ पढ़ लेते हैं। अभी CMS 2015 में हम मिले थे सभी लोग, और उन्होंने सक्सेसफुली 40 माइग्रेटर स्पीसीज़ को प्रोटेक्शन के अंडर ऐड किया, ठीक है? मतलब हर एक प्रजाति, मतलब जो भी विलुप्त हो रही है या जो भी रेड लिस्ट में है, या फिर जो भी उनको लग रहा है कि उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, वो उस तरीके से ऐड करते हैं। अभी यहाँ पे आप याद देख लीजिए, प्रेसिडेंसी है ब्राज़ील की। कहाँ पे ये हुआ था मीटिंग? कैंपो ग्रेनेड में हुआ था। थीम क्या है? कनेक्टिंग नेचर टू सस्टेन लाइफ। कितने स्पीसीज़ उन्होंने प्रोटेक्शन में ऐड किए? न्यू प्रोटेक्शन में 40 स्पीसीज़ ऐड किए, और 16 खुद ब्राज़ील के ही थे। स्टेट ऑफ स्पीसीज़ मतलब उनको किस स्टेट में थे जहाँ पे जब उनको ऐड किया, वो है 49% डिक्लाइन हो रहे थे, मतलब घट रहे थे, धीरे धीरे उनकी प्रजाति घट रही थी, और 24% तो एकदम ही एक्सटेंशन के रिस्क में थे, मतलब एकदम विलुप्त होने के कगार पे थे। अभी COP 16 होगा 2029 में, 50th एनिवर्सरी होगी CMS की जर्मनी में, ठीक है? ओके, चलो अभी ये हिंदी में भी मैंने बनाया है, तो पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन MCQs क्या है? CMS 2015 को आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ आयोजन किया गया था? आयोजन किया गया था ब्राज़ील में, कैंपो ग्रेनेड में, ब्राज़ील में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMS के दौरान कुल कितनी नई प्रजातियों का वेयर एडेड टू प्रोटेक्शन? बताओ कितने प्रजातियों का? 40 इज़ द आंसर, ठीक है? 40 प्रजातियों को ऐड किया गया था। बी इज़ द आंसर। CMS COP 16 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, और यह कब आयोजित होगा? बताओ। 2016, 2015 तो ब्राज़ील ने किया, अगले 3 साल तक ब्राज़ील रहेगा, तो फर्स्ट आंसर तो बनेगा नहीं, ठीक है? और 3 साल अगर 27 में ही ब्राज़ील किया तो 28 में इंडिया भी नहीं करेगा, जाहिर सी बात है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है? ब्राज़ील भी नहीं आएगा, भारत भी नहीं आएगा। और अभी 2019 में ही होगा, कोई भी होगा ना तो 2019 में ही होगा। तो आपको अगर जर्मनी याद भी नहीं रहता तो थोड़ा ऑप्शन से चेक कर लिया करो, ठीक है? थोड़ा बहुत याद रहे, थोड़ा बहुत ऐसे आप सोच के रखो कि नेक्स्ट 3 साल अगर ब्राज़ील के पास है, ठीक है, तो 26 मतलब 2015 इसका है तो कैसे होगा, ठीक है? और फ्रांस भी नहीं होगा। जर्मनी इज़ द आंसर, सी इज़ द आंसर, ठीक है? चलो नेक्स्ट न्यूज़ है डिलीवरी ऑफ ASW SCW मालवानी, ठीक है? ASW क्या है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, ठीक है? उसका नाम है मालवान की डिलीवरी, मतलब उन जो कोची शिपयार्ड लिमिटेड है CSL, उन्होंने सेकेंड डिलीवरी किया है, सेकेंड मतलब प्रोजेक्ट सबमिशन किया है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का इंडियन नेवी के लिए 2026 मार्च 2026 में। इसकी खासियत क्या है अभी बताओ कि क्यों खास है ये? जाहिर सी बात है, इंडिया ने बनाया है इसको खुद, और 1100 टन से बना है, 80 मीटर लॉन्ग है, ठीक है? और इसमें क्या क्या है? इसमें रडार है, सोनार सिस्टम है, ट्रिपोडिस है, रॉकेट्स है, ठीक है? और ये सबमरीन मतलब अंदर समुद्र के अंदर रहेगी, और कोई भी प्रॉब्लम्स रहेगा कोस्टल एरिया पे उसको वो डिटेक्ट कर लेगी, खतरे को, ठीक है? नेक्स्ट,
कंपनी बिल्ड, अभी ये देखो ये जो शिप है वो नॉर्मल इसका शिप का इन्फॉर्मेशन है। और एक मैं बात बता देती हूँ, जो भी मैल मतलब ये जो MAL माल मतलब जो अलग अलग शिप बने हैं, जैसे मेलॉन, मिलगोर, मैगलोर, मुल्ती, मागदा, ये सारे जो शिप के नाम हैं, ठीक है, और ये सारे अक्टूबर 2025 के बाद बने हैं। तो आप इस तरीके से याद रखना कि जिसमें भी माल लग रहा है आगे, मैले, माला, वो सारे शिप्स 2025 अक्टूबर के बाद ही बने हैं, ठीक है। तो उससे आपको ये याद रहेगा। चलो MCQ सॉल्व करते हैं। अय्या मैंने आंसर यहीं पे रख दिया। हाँ, कंपनी शिप विच कंपनी बिल्ड एंड डिलीवर्ड दी ASW SWC मैल-1, किसने किया था बताओ, किस कंपनी ने किया था ये लॉन्च। चलो इसमें तो आंसर नहीं दिख रहा ऊपर, अब तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा, आप कॉपी भी नहीं कर पाओगे। बताओ बताओ। सेकंड CSL, ठीक है, CSL इज़ द आंसर, ठीक है, जिसने ये किया था। अभी ACD ये मैजगन डॉक शिप बिल्डर, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर, गोवा शिप बिल्डर, ये सारे बनाते हैं, ये सारे ही हथियार बनाते हैं इंडिया के, मतलब अलग अलग चीज़ें बनाते। बट ये कोई भी इसके नहीं है, क्या बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट इनको नहीं दिया था, ये प्रोजेक्ट स्पेशली कोची शिपयार्ड को ही दिया था, ठीक है, मैल-1 बनाने का। तो ये आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑपरेशन रूल फॉर मैल-1 वेसल। प्राइमरी ऑपरेशन क्या है? प्राइमरी ऑपरेशन है वो कोस्टल एरिया में, मतलब सबमरीन है तो कोस्टल एरिया में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, C इज़ द आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये निमोनिक भी दिया है, CSLM कोची शिपयार्ड मैल-1, CSLM कोची शिपयार्ड मैल-1, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी ऑफ INS मैल-1। डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी कितना है बताओ। अभी हमने ऊपर देखा था 1100 टन का डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी है, ठीक है, B इज़ द आंसर। अभी हम साइंस की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नासा आर्टेमिस सेकेंड द रिटर्न टू द मून, नासा ने 4 लोगों को मून की तरफ भेजा है, और मून से आगे की तरफ क्यों भेजा है? ऑब्वियसली रिसर्च करने के लिए, प्रोजेक्ट्स देखने के लिए, ठीक है। उन्होंने मिशन लॉन्च किया 2026 फ्लोरिडा यूजिंग SLS रॉकेट ओरियन कैप्सूल, ठीक है। क्या यूज़ करके उनको भेजा है? फ्लोरिडा से उनको SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल के अंदर भेजा है। और इनमें लोगों का नाम क्या है? रियड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर। पहला कलर पर्सन मतलब जो वाइट कोई मतलब अलग रंग का है इंसान, ठीक है, वो पहला इंसान है जो लूनार मिशन पे गया। क्रिस्टीना कोच एंड जेरेमी हैसन, वो फर्स्ट जेरेमी हैसन है जो पहला कैनेडियन है जो लूनार मिशन पे गया। जो भी फर्स्ट आ रहा है आपको याद रखना है वो, ठीक है, मैंने आपको रिपीट करके बोला है बहुत बार, भूलना नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या है? मून पे जाना, मून के अराउंड डीप स्पेस लाइफ सपोर्ट सिस्टम उसको चेक करके रिसर्च करके वापस आना। अब ये कितने दिन की जर्नी है? ये पूरे 10 दिन की जर्नी है, ठीक है, सॉरी, ये पूरे 10 दिन की जर्नी है। अरे कट क्यों हो जा रहा है? हाँ, 10 दिन की जर्नी है जो 4,06,000 किलोमीटर को कवर करेगी, जो आज तक की सबसे लंबी दूरी है जो इंसानों ने तय की है स्पेस में, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट को याद रखना है ये, ठीक है। रिपीट करिए आप बार बार तो हो जाएगा यार, इतना मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा है मुश्किल है, नहीं है मुश्किल। आप रिपीट करिए, PDF को, इमेजेस को रेफ़र करिए तो याद हो जाएगा। चलो MCQs करते हैं अभी। विच रिकॉर्ड सिस्टम वॉज यूज टू लॉन्च आर्मेटिस सेकेंड मिशन। कौन सा रॉकेट यूज़ हुआ था? SLS रॉकेट और ओरियन कैप्सूल इसका यूज़ हो गया था, ठीक है। फैल्कन हैवी भी है वेसल जो यूज़ होता है, ठीक है, बट वो रॉकेट है, ठीक है, और ये इंसानों के लिए नहीं है, ठीक है। और सैटर्न 5 अपोलो मिशन में यूज़ हुआ था, ठीक है, वो भी है जिसमें इंसान बैठ के गए थे, बट वो अपोलो मिशन में यूज़ हुआ था। और फिर नेक्स्ट कौन सा है? डेल्टा फोर हैवी है, वो भी है, बट वो सैटेलाइट लॉन्च करता है, ठीक है। तो ये सही है बट नहीं है, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट,
हु इज़ द फर्स्ट कैनेडियन एस्ट्रोनॉट टू पार्टिसिपेट इन लूनार मिशन। जैसे कि मैंने कहा था फर्स्ट वाले हमेशा आएंगे, बिकॉज एग्जामिनर लव्स टू रिमेंबर द फर्स्ट एज अ ट्रिब्यूट, आई थिंक सो। चलो, तो रिएड वाइजमैन था, क्या लगता है आपको? वो था? नहीं था, रिएड वाइजमैन नहीं था। विक्टर ग्लोवर था? नहीं, विक्टर ग्लोवर है फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट है, बट वो एज अ कलर में है। कलर, आई एम सो सॉरी, मेरे पास पेन नहीं है, मैं हाथ से ही लिख रही हूँ, इसलिए थोड़ी हैंड राइटिंग वैसे आ रही है। बट विक्टर ग्लोवर है, वो फर्स्ट कलर पर्सन है जो लूनार मिशन में गया है। जेरेमी हेसन है? नहीं, जेरेमिन हेसन है क्या? नहीं है। क्रिस हैडफिल्ड नहीं है, जेरेमी हेसन है। जेरेमी हेसन फर्स्ट कैनेडियन है, ठीक है, तो सी इज द आंसर। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ आर्टेमिस सेकेंड मिशन विल ट्रैवल? कितने हैं? 3,84,400 किलोमीटर है? नहीं, इतना डिस्टेंस सिर्फ पृथ्वी से मून तक है, बट वो सिर्फ मून तक नहीं जा रहे, वो मून के आगे, मून के अराउंड उस तरफ जा रहे, और इतना दूर जा रहे कि आज तक कोई भी ह्यूमन इतना स्पेस में ट्रैवल नहीं किया है, इतना दूर तक ट्रैवल नहीं किया है। सेकेंड ऑप्शन ओब्वियसली नहीं है, अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकेंड भी नहीं है। 5 लाख? नहीं, 5 लाख भी नहीं कर रहे, तो आंसर है सी, 4,06,000। सी इज़ द आंसर। चलो, अभी नेक्स्ट पे आते हैं। टाइड्स ऑफ टाइम, अ जर्नी थ्रू पार्लियामेंट्री रूरल्स। मतलब पार्लियामेंट में जो पेंटिंग्स एंड जो भी आर्टिफैक्ट किया है उन पे सुधा मूर्ति जी, आपको पता ही है सुधा मूर्ति जी कौन है, जो खुद एक पार्लियामेंट्री की मेंबर है। उन्होंने एक बुक लिखा है जिस बुक का नाम है टाइड्स ऑफ टाइम। टाइड्स क्या होता है बताओ आप? टाइड्स क्या होता है? जो लहरें होती है, ठीक है, लहरें होती है, समय की लहरें, ठीक है, उनके बुक का मतलब है, ठीक है। संविधान सदन इन्होंने किया है, वाइस प्रेसिडेंट सुधा मूर्ति की बुक है, बुक उनकी है, बट उनको रिलीज़ किसने किया? तो रिलीज़ किया है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन ने, ठीक है। और इस बुक में क्या है? इस बुक में 124 मुरूरल पैनल से जो इंडिया का इतिहास इंडस वैली से लेके 1947 तक पूरा हिस्ट्री बुक का उसमें डिस्क्राइब किया है। उसमें दिखाता है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है इंडिया, एज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। डिफरेंट डिबेट, डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशन को भी डिस्प्ले किया गया है, ठीक है, सिंपल है। टाइप्स ऑफ, स्पेशली सुधा मूर्ति और उनका थोड़ा आपको याद रख लेना है, बिकॉज वो ओवरऑल एक पावरफुल वुमेन है, समझ रहे हो। उनके हस्बैंड भी एक अच्छी पोजीशन पे, उनकी बेटी ऋषि सुनक की वाइफ है, वो भी वुमेन, फर्स्ट वुमेन ऑफ यूएस, ऐसा है। तो आपको ऐसे लोगों का थोड़ा याद रखना है, बिकॉज चांसेस ज़्यादा हाई रहते हैं उनका पूछने का, उनके बारे में पूछने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पे आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइड्स ऑफ टाइम? जाहिर सी बात है सुधा मूर्ति। सीपी राधाकृष्णन उन्होंने रिलीज़ किया था, वो ऑथर नहीं है, ठीक है। जगदीप धांकर वो स्पीकर है, तो फिर वो भी नहीं है। द्रौपदी मुर्मू, जाहिर सी बात है हमारे, कौन है द्रौपदी मुर्मू? कौन है बताओ? वो फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट सिटीजन है इंडिया के, ठीक है। चलो, बी इज़ द आंसर। हाउ मैनी मुरूरल पेंटिंग्स आर कवर्ड इन दिस बुक? कितने मुरूरल्स बने हुए हैं बुक में? 124 मुरूरल्स पे उन्होंने शामिल किया है। अभी आपको ये याद रहेगा, मूर्ति यहाँ पे मैंने लिखा है MM, मतलब मूर्ति और मुरूरल्स दोनों M, सुधा मूर्ति और मुरूरल्स, ऐसे आपको याद रह जाएगा। थर्ड क्या है? विच हिस्टोरिक एरा, कौन सा एरा इस हिस्ट्री की बुक में शुरू से लेके एंड तक किया है? कहाँ से शुरू किया है? क्या ये मुग़ल एम्पायर से शुरू किया है? नहीं, मुग़ल एम्पायर से शुरू नहीं किया। वैदिक पीरियड से किया है? नहीं। मौर्य डायनेस्टी से किया है? नहीं, उससे भी पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन से किया है, मतलब सबसे पहले शुरू किया है। डी। चलो, अभी हमारा आज का स्पेशल है क्या, कौन सा दिन है आज? वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे। ऑटिज़म वो बच्चे होते हैं जैसे जो मतलब नॉर्मल होते हैं, बट वो थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, थोड़ा उनको स्पेशली, मतलब मेंटली स्पेशल होते हैं, चैलेंज नहीं बोल सकते, मेंटली स्पेशल होते हैं, उनको थोड़ा स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये कब से शुरू किया गया था? सबसे पहले ये 2008 में शुरू किया था, 2 अप्रैल को, ठीक है, ठीक है, 2008 में। और ये अवेयरनेस, जाहिर सी बात है, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए ये किया था, ताकि
उनको भेदभाव ना हो। कोई भी देखो, कोई भी दिन होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो बस ऐसे ही है, आप अपने लाइफ में भी उसको इंक्लूड करिए, ठीक है, तभी ही वो दिन का यूज़ होगा। जैसे कि दिवाली बस बोलने के लिए दिवाली हो, रमज़ान सिर्फ बोलने के लिए रमज़ान हो, पर अगर आप मनाओगे नहीं तो वो दिन का मतलब नहीं है। उसी तरह से ऑटिज़म अवेयरनेस डे, जब आपको पता चल रहा है तो आप उसको लेके आप अपने दिल में रखो। जब आपको कोई ऑटिस्टिक बच्चा दिखता है तो आप थोड़ा उसके साथ संभल के रहो, मतलब नॉट इन सेफ, मतलब उसके साथ अच्छे से केयर से बात करो, आप उसको साथ बदतमीज़ी ना करो, उसके फीलिंग्स को समझो, ठीक है। और थीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा थीम तो आप मतलब याद ही रख लो। आप, मैंने आपको कहा था 100 पन्ने की छोटी छोटी बुक्स बना लो, अलग अलग MOUs, कोलैबोरेशंस और थीम्स, उसको सबको लेके फटाफट आपको एग्ज़ाम के टाइम उसको याद कर लोगे। अभी से करोगे ईजी पड़ेगा एग्ज़ाम पे। चलो, थीम है ऑटिस्टिक एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ अ वैल्यू। ऑटिज़म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ अ वैल्यू। हर जीवन का मूल्य है, समझ रहे हो, हर जीवन का मूल्य है, हमेशा याद रखना। हर एक जीवन, चींटी भी आप अगर मार रहे हो तो उसकी भी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंस है, बिकॉज़ वो भी हमारे साथ ही एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो जितनी हमारी लाइफ इम्पॉर्टेंट है वैसे ही हर किसी की लाइफ इम्पॉर्टेंट है। और ये क्या पर्पस है, क्यों, ताकि प्रमोट करे उनके राइट, उनको इंक्लूड करे, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाए, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर आता है, ये आता है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी, जो UN के कोलैबोरेशन में है। इसका सिंबल क्या है, पजल रिबन है, जो 1999 में बनाया गया था, ताकि उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी और डाइवर्सिटी है उसको समझाया जा सके, ठीक है। ये रहा, ये देखो, ये जो रिबन है ना, ये वाली, ये इनका सिंबल है, ठीक है, पजल रिबन, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। चलो, तो ये अडॉप्ट कब किया था, 2007 में कह दिया था कि 2007 में कह दिया था कि हाँ ये हम लोग इस्टेब्लिश करेंगे। तो फिर दिसंबर में हुआ था, तो उस साल तो मनाएंगे नहीं, तो नेक्स्ट साल वो मनेगा ना, बिकॉज अप्रैल 2 को ये किया था। तो फिर यहाँ पे ये हो गया, ये थीम है ऑटिज़म एंड ह्यूमैनिटी। किसने, कौन ये लीड कर रहा है ये पूरा प्रोग्राम वगैरह, तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी कर रहा है। 40 कंट्री में अभी ये प्रोग्राम आज भी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। चलो, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड, बताओ कौन सा फर्स्ट डे है जो ऑटिज़म अवेयरनेस को बनाया था, जल्दी बताओ। लास्ट है, होने आया है करंट अफेयर्स, अब बाकी नहीं रहा है ज़्यादा कुछ। चलो जल्दी बताओ फिर कौन सा है। B इज़ द आंसर, फर्स्ट यहीं पे है आंसर, ठीक है। तो कोई भी गलत बोलेगा ना, आई विल बी वेरी एंग्री। यहीं पे आंसर है, मेरी मिस्टेक, मैं आंसर भी यहीं पे रख रही हूँ और फिर भी आप गलत बोल रहे हो, नॉट गुड। थोड़ा ईमानदारी से बोलना, नॉट कॉपी करके मत बोलना, खुद से सोच के बोलो। व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड ऑटिज़म अवेयरनेस डे 2026, कौन सी थीम है, थीम क्या है बताओ। अभी तो थीम नहीं देख पाओगे आप, बताओ। क्या है, एवरी लाइफ हैज़ अ वैल्यू, हर जीवन का मूल्य है, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ लीडिंग 2026 इवेंट अलॉन्ग साइड UN, यूनाइटेड नेशन के साथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लीड कर रहा है, बताओ। ION, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी, ठीक है, सी इज़ द आंसर। सो वी आर डन विद द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो एंड में बस यही कहूँगी, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड डू इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। किसी और के लिए मत करो कि मेरे को इसको दिखाना उसको दिखाना है, नहीं, खुद के लिए करो। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, खुद के लिए करो। आप खुद से झूठ मत बोलो, जितना पढ़ाई कर रहे हो उतना टारगेट रखो, और नहीं हो रहा है तो एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट डे ज़्यादा मेहनत करो। ये दिन नहीं हुआ, ठीक है, नेक्स्ट डे टारगेट करो कि ज़्यादा बेहतर करोगे। एंड ऑलवेज रिसाइकल एंड रीयूज़, ठीक है, जितना हो सकता है ट्राई करो रिसाइकल करने का, रीयूज़ करने का। अगर कपड़े नहीं ज़रूरत है तो मत खरीदो, उसी को चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई आपको नहीं कह रहा है कि आपने क्यों नए कपड़े नहीं पहने। जहाँ तक आपको ज़रूरत नहीं है, हाँ, बाहर जाना है, शादी है,
घर में तो ठीक है आप ख़रीद लेंगे, बट ज़रूरत से ज़्यादा मत ख़रीदे, ठीक है। रिसाइकल करें, लोगों को दे दे ताकि वो पहन सके, रीयूज़ हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने पूरा करंट अफेयर्स पढ़ा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ़ यू, आप ये डिसीजन ले रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब करना, मतलब गवर्नमेंट जॉब का डिसीजन लेना, प्रिपेयर करना ही बहुत बड़ी बात है। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप हिम्मत मत हारिए, कुछ भी डाउट हो मुझसे बात करिए, मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पूरा तरह से हेल्प करूँगी। नीचे कॉल का नंबर भी दिया, आप उस पर कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट हुआ तो, ठीक है। एंड तब तक टेक केयर, पढ़ते रहिए और खुद पे भरोसा रखिए, हो जाएगा, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब देसी बैंकिंग। ओके बाय, टेक केयर।